हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और आज हम लोग सीखेंगे सीखने का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इससे संबंधित बहुत ही अधिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि सीखने के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से हैं, और आप अपने सिखाने के समय में, शिक्षण के समय में किन किन सिद्धांतों को उपयोगी मानते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षक के रूप में आप छात्रों के में किस प्रकार के शिक्षण के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, एक उदाहरण द्वारा सत्यापित करें। इस प्रकार के क्वेश्चन शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित रहते हैं। तो शिक्षा का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है। शिक्षा का सिद्धांत, अगर हम लोग देखें कि ये सिद्धांत कैसे आया है, ये नियम जो बने हैं कैसे आया है हमारे पास, कि हम बच्चों पे उनको सिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शिक्षा का सिद्धांत जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले या मनोवैज्ञानिक कहेंगे, बहुत पहले से ही अनेकों प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा किस प्रकार से होता है, एक मनुष्य किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसको जानने के लिए इसमें अनेकों प्रयोग हुए हैं। अनेकों क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों प्रयोग हुए हैं। और इसका वैज्ञानिक ढंग से संश्लेषण हुआ है। ये जितने भी प्रयोग हुए हैं पशुओं पे हुए हैं, और ये उन प्रयोगों के आधार पर अत्यधिक अध्ययन किए हैं। और इन्हीं अध्ययन के आधार पे, जानकारी के आधार पे, अपने आंकड़ों के आधार पे वे विभिन्न नियमों और सिद्धांतों को लेकर के आए हैं। ये मनोविज्ञान जो होता है, बहुत सारे सिद्धांतों को बनाए हैं, और इस सीखने की प्रक्रिया में वो बहुत ही अलग अलग कंपोनेंट को ध्यान में रखते हैं। तो आज हम लोग ये किस प्रकार से कंपोनेंट बना है, ये इसके सिद्धांत का प्रकार और स्वरूप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग का पहला भाग देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय। ये अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय 3 प्रश्नों पर निर्भर करता है। पहला है व्हाई ए मैन लर्न, दूसरा है हाउ ए मैन लर्न, और तीसरा है व्हाट ए मैन लर्न। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीखने के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किस प्रकार से यह सिद्धांत बनाया गया है, किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है। इसको बनाते समय बहुत सारे प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों ने खोजा है, और उनका कहना है कि सीखने से तात्पर्य उस सैद्धांतिक व्याख्या से होती है जिसमें कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजना पड़ता है। जैसे अगर एक मनुष्य सीख रहा है तो उसको सीखने के लिए कुछ प्रश्नों को अपने सामने रखना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। जैसे व्यक्ति क्यों सीखता है, दूसरा व्यक्ति कैसे सीखता है, और तीसरा व्यक्ति क्या सीखता है। इस 3 क्वेश्चन का अर्थ ये है कि अगर एक व्यक्ति के पास सीखने की इच्छा है तो उसके पास कारण होना चाहिए कि वह उस विषय को क्यों सीख रहा है। अब अगर वो किसी विषय को देख लेता है कि उसको उस विषय को सीखना है, कारण है उसके पास, तो वो उस विषय को किस प्रकार से सीखता है, जिसका प्रश्न दूसरा है व्यक्ति कैसे सीखता है। और जब वो सीख रहा होता है और सीखने के बाद जो भी आउटकम उसके पास आता है,
तो उसका प्रश्न होता है कि इतने सीखने के बाद वह क्या सीखा है। अगर इस बात को हम लोग एक कौशल के ऊपर एक उदाहरण के रूप में देखें कि अगर कोई व्यक्ति सिलाई कढ़ाई सीखता है तो वो सिलाई कढ़ाई सीखने के पीछे उसके जीवन में एक मकसद रहता है। वो सीखना चाहता है कि वो सिलाई कढ़ाई क्यों सीखेगा, और जब वो सीखने का ठान लेता है तो उसके पास ये प्रश्न आता है कि वो सिलाई कढ़ाई कैसे सीखेगा। और सिलाई कढ़ाई कैसे सीखेगा, इसमें उसके पास बहुत सारे उत्तर आएंगे कि वो कैसे सीखेगा। जैसे एक ट्रेनर को अपने लिए लेगा, उसके पास वो जा कर के सीखेगा, वो जानने की कोशिश करेगा, सुई धागा का उपयोग जानेगा, मशीन का उपयोग जानेगा, और ऐसे बहुत सारी बातों को सीखने के बाद वो सीखेगा। और सीखने के बाद वो जो सीख लिया है, जो जान लिया है, उससे हम लोगों को पता चलेगा, उस व्यक्ति को पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए कुछ व्याख्या करना पड़ेगा। इन बातों को एक लाइन से लिखना पड़ेगा। अगर एक मनोवैज्ञानिक है तो वो इन बातों को ध्यान में देख करके एक व्याख्या करेगा, इन बातों का निष्कर्ष निकालेगा, और उस निष्कर्ष के आधार पर कुछ नियमों को वो देगा। और उन नियमों के आधार पर जो उसके सामने सीखने के दौरान घटना जो घटी है, उस नियमों के आधार पर वो निरीक्षण करेगा, विश्लेषण करेगा और अध्ययन करेगा, और तब जा कर के उन सारी बातों को एनालिसिस करेगा, सारी बातों को एक जगह इकट्ठित करेगा और उस पर विचार प्रस्तुत करेगा, जिसको हम लोग एनालिसिस करेगा कहेंगे। और इसके बाद एक नियम वो निकाल करके ले करके आएगा। इस प्रकार से एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक, एक बालक कैसे सीखता है वो जानकारी हासिल करेगा। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बहुत सारे कथनों को दिए हैं, बहुत सारी बातें कहे हैं। उनमें से एक है S.S. चौहान। वो कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों की व्याख्या करने का प्रयास है। तो उनका भी यही कहना है कि जितने भी सीखने की प्रक्रिया हैं उसके सम्मिलित व्यवहार, जब जितने भी प्रकार से सीखा गया है उसको जब हम एक जगह इकट्ठित करेंगे, और जितने भी मैकेनिकल वर्क हुए हैं, जितने भी नॉलेजेबल वर्क हुए हैं, जितने भी प्रयोग हुए हैं, उसके आधार पर उस सीखने को की व्याख्या होगी। जैसे अभी हम लोग एक सिलाई कढ़ाई सीखने वाला के बारे में बता रहे थे, तो अगर वो व्यक्ति अच्छे तरीके से सीख लिया है, उस विषय को अच्छे तरीके से जान लिया है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति सिलाई कढ़ाई सीखा है। तो वो तब माना जाएगा जब वो उस विषय पे एनालिसिस किया होगा, जाना होगा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सीखने के सिद्धांत के स्वरूप एवं प्रकार, नेचर एंड काइंड्स ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के स्वरूप, किस प्रकार से सीखा जाता है, उसकी व्याख्या की है, और बहुत सारे सिद्धांतों को बताया है कि सीखने का सिद्धांत क्या है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत क्या है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर में इसकी व्याख्या की गई है। और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि अलग अलग सिद्धांतों से अलग अलग प्रकार से सीखा जा सकता है। और ये बहुत प्रकार से मनुष्य को बहुत ही अधिक प्रभावी करता है, जिससे कि एक मनुष्य अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो ये किस प्रकार से, कौन कौन सा स्वरूप है जिस प्रकार से एक मनुष्य को प्रभावी करता है सीखने के लिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
नेचर एंड काइंड ऑफ थियोरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत के स्वरूप एवं प्रकार, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं और उन विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार से कुछ बालकों को सिखाया जा सकता है। और ये सिद्धांत इस प्रकार से है। सबसे पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और दूसरा है स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी। इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तार से देखेंगे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है क्या? इसको दूसरे तरह से हम लोग इस प्रकार से भी जानते हैं, SR थ्योरी। S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स थ्योरी। मनुष्य के सीखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का। अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने इसी बात को फोकस रख करके स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को ध्यान में रख करके अनेकों पशुओं के साथ सीखने के लिए अनेकों प्रयोग किए। तो यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो किस प्रकार से काम करता है, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा करूँगी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हमारे बॉडी में एक ऐसा तत्व है जिसके कारण यह रिफ्लेक्स एक्शन करता है स्टिमुलस के कारण, और इसी स्टिमुलस के कारण हम अपने पूरे शरीर में संवेदी, या कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में कहाँ कौन सी घटना है, या चोट लगने की या मार लगने की या किसी और भी बातों की जानकारी हमारे मस्तिष्क को यह स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो NCERT के बुक में क्लास 9th में ये आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मिलेगी, जहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट में स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य के हाथ में चोट लगता है और तुरंत उस हाथ को चोट लगने की वजह से वो हाथ को हटा लेता है। ये इसलिए होता है कि ये उसके अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कार्य करता है। जब भी वो हाथ में चोट लगा है तो ये सूचना उसके मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क तुरंत सूचना उसके हाथ तक भेजता है और वो अपने हाथ को दूसरी ओर हटा लेता है या कुछ और भी अलग तरीके का रिएक्शन करता है। तो ये जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर जो भी कार्य होते हैं, इसी सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के आधार पर होते हैं, और जिसके लिए मनोवैज्ञानिक इसको बहुत ही सूटेबल मानते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को, कि वो किस तरह से सीखने के लिए प्रभावित कर सके। और मनोवैज्ञानिकों की बात माना जाए तो उनके अनुसार से मनुष्य के सामने बहुत सारे अलग अलग किस्म के समस्याएं जीवन में आते रहती है। ये समस्याएं एक मनुष्य के लिए उद्दीपन का काम करती हैं, और इसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मनुष्य अनेकों प्रयास करता है। वो बैठता नहीं है शांति से। अगर उसके सामने, उसके मस्तिष्क में वो समस्या बहुत विकराल रूप में है तो वो उस समस्या के समाधान के खोज के लिए अनेकों कार्य करने लगता है, अनेकों अनुक्रिया करने लगता है, और धीरे धीरे विशेष उद्दीपन या स्टिमुलस के कारण सही अनुक्रिया या सही कार्य करने लगता है। और सही कार्य करने के बाद एक जो उसके पास हल होता है वो उसके सामने आ जाता है, और वो व्यक्ति अपने समस्याओं का समाधान कर लेता है। यहाँ जब समस्याओं का समाधान हो जाता है तो फिर से जब इसी प्रकार का समस्या आती है या कोई और भी समस्या आती है तो उसी समस्या के समाधान को लेकर के जो पूर्व में उस व्यक्ति के पास समस्या रही है, उसी समस्या को समाधान को लेकर के ये नए वाले समस्या का समाधान करता है। अगर देखा जाए तो एक मनुष्य अपने सीखने के क्रम के दौरान
समस्याओं के समाधान के लिए जो उसके पास उपाय आया है उसके लिए हर बार वो प्रयास करता है और धीरे धीरे उसका उस प्रयास से संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि उस प्रयास से उसको सफलता हासिल मिल रही है। और जो काम वो बहुत ही लंबे समय से कर रहा है, बार बार कर रहा है, वो बार बार करने की क्रिया घट जाती है और समस्या के समाधान के लिए तुरंत वो अ, उसी समस्या के समाधान से अपना संबंध समस्या के समाधान के लिए जोड़ लेता है। अगर एक एग्जांपल देखें तो अगर एक कोई सामान है एक मनुष्य के पास और उससे उसको टेबल बनाना है, तो जब वो टेबल बना रहा हो तो उसको आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से वो टेबल बना पाएगा। उसको काट के लकड़ी का टुकड़ा काट करके, मेरे ख्याल से अगर वो पहली बार बना रहा हो तो अनेकों प्रकार से लकड़ी के टुकड़ों को काटेगा और उसके बाद उसको जोड़ेगा। और पहली बार जब वो टेबल बना रहा हो लकड़ी से तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यही काम जब वो दूसरी बार टेबल बना रहा हो, चेयर बना रहा हो या दूसरा काम कर रहा हो, तो ये उसकी प्रक्रिया जो है, उसको बार बार काम करने की प्रक्रिया वो घट जाएगी और एक ही बार से एक लकड़ी का टुकड़ा काट करके वो एक टेबल्स बना पाएगा। तो ये जो बार बार करने की क्रिया जो उसके साथ में खत्म हो जाती है और सीधे वो एक अलग तरीके के कार्य करने से सीधे जब वो टेबल को बना लेगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो सीधा काम कर रहा है वो उस सीखने के द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए वो समस्या से संबंध स्थापित कर लिया है। ये जो समस्या के संबंध स्थापित कर लेता है और एक ही बार में, और उससे समय उस बार बार वो क्रिया को नहीं करने पड़ती है, तो ये एक तरह से सीखना होता है। और मनोवैज्ञानिक इसी को ही सीखना कहे हैं। इसी के आधार पे मनोवैज्ञानिक जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का निर्माण किया है। और उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है, इस बात पे वो लोग चर्चा करते हैं। बहुत लोगों का मानना है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बार बार वो भूल और प्रयास बार बार कार्य करने से जो सीखना होता है वही सीखना है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया में जो संबंध स्थापित होता है और इस संबंध स्थापित होने से मनुष्य में पुनर्बलन जागृत होता है और यह सीखना पुनर्बलन पे आधारित होता है। पुनर्बलन भी अगर कहें, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं पुनर्बलन पे आधारित है, तो इसका भी एक ठोस कारण है कि जैसे अभी हमने एक टेबल बनाने वाले को देखा, अगर वो पहले प्रयास में बहुत मेहनत करने के बाद अंतिम क्षण तक उससे टेबल नहीं बनता तो वो निराश हो जाता। लेकिन उसके हाथों से टेबल बन गया, इसीलिए वो बहुत ही उत्साहित हो गया और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, अब कभी कुर्सी बनाने लगा, कभी कुछ बनाने लगा। तो ये जो बनाने की क्रिया हो गई है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये उसमें पुनर्बलन जागृत हुआ है, जिसके कारण ही वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहा है, उसमें उत्साह भर गया है और आराम से सीख रहा है। और जिसका प्रभाव अगर एक मनुष्य में देखा जाए तो उसके अंदर एक संतोष का भाव उत्पन्न होता है अपने किसी भी काम को खत्म करने के बाद। ये जो संतोष का भाव है ये भी मनुष्य के अंदर पुनर्बलन को बताता है। पुनर्बलन जब बता रहा होता है तो इसी को कहा जाता है स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट थ्योरी। उद्दीपन के प्रति प्रेरणा दे करके उसको सिखाने की क्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। बहुत जगह इसको इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है, प्रभावक थ्योरी, क्योंकि जब रीइंफोर्समेंट होता है इससे मनुष्य प्रभावित होकर के सीखता है। और ये जो सीखना होता है वो बहुत ही अच्छे और गंभीर रूप में
मनुष्य सीखता है। इस थ्योरी पे बहुत सारे फॉलोवर्स मनोवैज्ञानिक हैं। उनमें से कुछ नाम हैं थॉर्नडाइक, जो कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पे कार्य करते हैं, स्किनर और पावलोव, हल और मिलर। ये मनोवैज्ञानिक है जो अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत के संबंध को मानने वाले वैज्ञानिक हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के आधार पर समीपता और बारंबारता होती है, ऐसा नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो है ये कार्य करने की जो बारंबारता है, ये जब कोई मनुष्य अगर सीख रहा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से, तो जो भी कार्य हो रहा है वो लगातार जो संबंध बन रहा है, ये इस आधार पे बन रहा है कि वो उस विषय को बहुत ही नज़दीकी से जान रहा है और वो जानने के साथ साथ बार बार काम कर रहा है। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये जो सिद्धांत है केवल पुनर्बलन पे आधारित नहीं है, ये समीपता पे आधारित है और उसके साथ साथ बारंबारता या फिर बार बार किया गया कार्य पे आधारित है, और इसके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का पता चलता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है, जिसके कारण ही मनुष्य सीखता है, या मनोवैज्ञानिकों ने इसे सीखने की संज्ञा दी है या सीखना कहा गया है। सीखने की संज्ञा जो है पुनर्बलन पे आधारित है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये पुनर्बलन पे आधारित नहीं है, ये अपुनर्बलन सिद्धांत पे भी आधारित है। कहने का मतलब है कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसे उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत मानते हैं, और इसमें कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम इस प्रकार से है गथरी, वाटसन और स्टेट्स। ये इनका प्रमुख विचार है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी पे भी डिपेंडेंट है। ये बात हो गई उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अब हम लोग आएंगे उद्दीपन सिद्धांत, स्टिमुलस थ्योरी। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक मनुष्य तभी सीखता है जब वो अपनी समस्या के समाधान के लिए अनेकों प्रयोग या बार बार क्रियाएं करता है और उसे एक समस्या का समाधान मिलता है और वो उस काम को, उस समस्या को पूरा करता है। लेकिन उद्दीपन सिद्धांत में ऐसा नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उद्दीपन सिद्धांत स्टिमुलस थ्योरी जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से अलग है, उलट है। ये उलट किस प्रकार से है कि अगर मनुष्य के सामने उसके पास समस्याएं आ जाती है, तो जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में एक मनुष्य अपना काम कर रहा था, उसको जान रहा था, उस बातों को जान रहा था और समस्या के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, और उस समस्या का एक उपाय मिलता है बार बार प्रयास के द्वारा, और वो उस समस्या का समाधान करता है। लेकिन यहाँ इस कॉन्सेप्ट से अलग है उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन सिद्धांत जब कहेंगे तो एक उद्दीपन या एक समस्या के लिए उसी के अनुसार से अलग समस्या से उस समस्या का समाधान करना उद्दीपन सिद्धांत कहा गया है। यहाँ पे उद्दीपन का अर्थ है समस्या और उसके समाधान का अर्थ है कि उस समस्या को समझ लेना और उस समस्या के अनुसार से उस समस्या का निवारण करना। कहने का अर्थ है कि अगर एक मनुष्य के पास एक समस्या आ गई, चलिए मान लेते हैं हम लोग देख रहे हैं कि अगर
एक मनुष्य साइकिल चला के कहीं जा रहा है, साइकिल चला के जा रहा है, तो क्या है, वो पैडल चला रहा है और वो जा रहा है, पैडल चलाते चलाते जा रहा है। अचानक रास्ते में क्या होता है, उसके साइकिल का जो चेन है, सभी कोई जानते होंगे, साइकिल में 2 पहिए रहते हैं और उस 2 पहिए को घुमाने के लिए बीच में एक चेन लगा रहता है और वो चेन दोनों पहिए को बराबर रूप में घुमाता है। ये चेन का काम है, साइकिल के चेन का काम है। मनुष्य एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है और उसके पास साइकिल से जा रहा हो और बीच रास्ते में जा करके उसका चेन, साइकिल का चेन खुल जाता है या गिर जाता है, तब उसके पास इसे समाधान करने के लिए स्टिमुलस थ्योरी के द्वारा करने के लिए वो क्या करेगा कि सबसे पहले अपने साइकिल को वो देखेगा कि वो किस कंडीशन में है, क्यों वो साइकिल खराब हो गया है, और वो साइकिल खराब होने के बाद क्या काम करें कि वो साइकिल ठीक हो जाए या उसका चेन उस साइकिल में फिट हो जाए और फिर से वो चलाने लगे। इसके लिए वो अब बार बार प्रयास ना करके उसके बारे में सोचेगा कि ये जो चेन जो उतर गया है, ये किस प्रकार से फिर से उसको काम करेगा। वो सोचेगा कि हो सकता है आसपास किसी लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई हुक है या फिर उसी के पास कोई पेन है जिसको ले करके वो उसमें चेन में लगा दे तो ठीक हो सकता है, या फिर पैडल को घुमाए 3-4 बार तो वो ठीक हो सकता है, या फिर और भी काम करे तो ठीक हो सकता है। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए ये 4 जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको बताया कि वो एक पेन लेकर के उस पहिए को ठीक कर देगा, चेन को ठीक कर देगा, या फिर पैडल को घुमा करके वो चेन ठीक करेगा। लेकिन उसे दिमाग में आता है कि शायद पैडल घुमाएंगे तो वो उतने जल्दी से ठीक नहीं होगा और पेन से हम या लकड़ी के डंडे से हम उसको फिट कर दे उसी जगह पे जहाँ से वो उतरा है और वो उस प्रयोग को करके तुरंत ही ठीक कर देगा। तो ये उद्दीपन, ये जो कार्य उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, ये उद्दीपन सिद्धांत को दर्शाता है। ये जो प्रोग्राम बना, ये जो नॉलेज बना, ये एक तरह से कहेंगे उसके अपने नॉलेज से या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, वो एक मनुष्य अपने दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप बनाया जिसको फॉलो करके उसने अपने साइकिल के चेन को फिर से वहीं प्लेस्ड कर दिया जहाँ पे था, और प्लेस्ड करने के बाद वो जान गया कि पैडल घुमाने से ज़्यादा बेहतर पेन का से या फिर लकड़ी के टुकड़े से उस चेन को चढ़ा देना है, और उसको इसके लिए बार बार क्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से वो सीख गया। तो उद्दीपन सिद्धांत समस्या से एक नए कार्य करके एक ही बार में सीखने को कहा गया है। ये अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं इसको 2 भागों में बांटे हैं। एक है क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, और दूसरा है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। इसको 2 भाग में बांटे हुए हैं, तो इसके मनोवैज्ञानिक भी अलग अलग बातों में काम किए होंगे। तो इसमें है वदाइमर, कोहलर और कॉफका, पियाजे और टॉलमैन। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ये क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी में है, और उसुबेल, ब्रूनर, वंडूरा, नॉर्मैन और बॉल्स और बिंड्रा, ये सारे लोग मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी को फॉलो करते हैं। अभी तक हम लोग देखे थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको 2 भाग में बांटा गया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और स्टिमुलस थ्योरी। सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार देखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसमें है रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक, और दूसरा है नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। कितने वैज्ञानिक रीइंफोर्समेंट थ्योरी में है और कितने वैज्ञानिक नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी में है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में है थॉर्नडाइक,
स्किनर, पैवलो, हल और मिलर। और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी में है वाटसन, गुथ्री, एस्टेस। और स्टिमुलस थ्योरी जो दूसरा है उसको भी दो भाग में बांटा गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें है पहला वदाइमर, दूसरा कोहलर एंड कॉपका, तीसरा पियाजे और चौथा वेलमैन। और दूसरा स्टिमुलस थ्योरी है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें है पहला ओसुबेल, दूसरा ब्रूनर, तीसरा बेंडूरा, चौथा वाल्स और पांचवा बिंद्रा। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑफ लर्निंग और टू टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्टिमुलस थ्योरी ऑफ लर्निंग और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। और अगर आप लोगों को कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।